तो ये देखते हैं कि अगर किसी मेंबर में आप टेंसाइल लोड लगाते हैं तब क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, और उसी मेंबर में अगर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तब क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। सपोज करिए कि इस मेंबर में आप टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से आप कैसा लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और टेंसाइल लोड लगा के खींच रहे हैं तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि ये मेंबर इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और जब ये मटेरियल सीधा हो जाएगा तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पहले से, ठीक। हाँ, लेकिन अगर इसी मटेरियल में, इसी मेंबर में अगर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हो, अगर इसी मेंबर में या इसी मटेरियल में अगर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो ये वाला और बेंट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बेंट कर जाएगा। और बेंट करने के बाद ये और ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बड़ा आराम से ये दोनों में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाएं तो मटेरियल स्ट्रेच कर गया, यहाँ से लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये कंप्रेसिव लोड लगाएं, जब कंप्रेसिव लोड लगाएं तब क्या देखें कि ये मटेरियल और बेंट कर गया, ये मेंबर और बेंट कर गया। तो इस स्थिति में क्या होगा कि लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो हम बोलेंगे कि कंप्रेसिव लोड टेंसाइल लोड से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए कंप्रेशन मेंबर जब बनाया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि वेंट कौन कौन सी स्थिति में करेगा और कौन सी मेंबर को सेलेक्ट करेंगे तो वो मेंबर बढ़िया रहेगा। ये दोनों एग्जांपल से हम फाइनल कंक्लूजन यहाँ तक पहुँचे कि टेंशन मेंबर बढ़िया होता है, कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर से ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक। हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे वही बात नोट पॉइंट में लिखा गया है, कंप्रेशन मेंबर इज मोर क्रिटिकल देन टेंशन मेंबर, ठीक है ना। टेंशन मेंबर से ज़्यादा क्रिटिकल आपको कौन होगा, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। हाँ, बिकॉज इफ इवन स्लाइटली बेंट कंप्रेशन मेंबर, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर में जब कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो स्लाइटली बेंट कर जा रहा है, बेंट कर रहा है कंप्रेशन मेंबर। इट प्लेस इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। इट मे हैव सिग्निफिकेंट बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। वेयर एज टेंशन मेंबर विल ट्राई टू स्टेशन आउट, लेकिन क्या होता है टेंशन मेंबर में जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो सीधा हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं इफेक्टिव लेंथ की तरफ। क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि आपने कोई एक कंप्रेशन मेंबर इस तरह से बनाया, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपने कोई एक कंप्रेशन मेंबर बनाया, ठीक। हाँ, और इस कंप्रेशन मेंबर को दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन मेंबर हुआ, तो दोनों तरफ जो फिक्स किया ना इसी को बोलते हैं इंड। क्या बोलते हैं, इंड कंडीशन। क्या बोलते हैं, इंड कंडीशन। कि आपके इंड पर क्या कंडीशन है, तो सर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंड पर फिक्स कर दिया। आपकी इंड कंडीशन क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक। हाँ, और इस कंप्रेशन मेंबर की जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होता है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक्चुअल लेंथ को कैपिटल लेटर ऑफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कभी कभी इस एक्चुअल लेंथ को अनसपोर्टेड लेंथ बोला जाता है। अनसपोर्टेड लेंथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट के बीच में इस मेन मेंबर पर कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ। क्यों,
क्योंकि इस कंप्रेशन मेंबर में बीच में कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ। अगर गलती से सर कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह से है, अपनी कंप्रेशन मेंबर ऐसा बना दिया और बीच में कोई ऐसा मेंबर ला करके सपोर्ट दे दिया, तो यहाँ पे ये हो गया सपोर्टेड लेंथ। क्या हो जाएगा? सपोर्टेड लेंथ। यहाँ से यहाँ तक के बोलेंगे अब अनसपोर्टेड लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे अनसपोर्टेड लेंथ। लेकिन आपने जब यहाँ से यहाँ तक पूरा लेगा तब इसको बोलेंगे सपोर्टेड लेंथ। समझ आया होगा कि अनसपोर्टेड लेंथ कहने का मतलब उस कंप्रेशन मेंबर के बीच में कोई सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंड पर ही सपोर्ट होगा। ठीक, हाँ। चल अब बताइए, अब आगे थोड़ा सोचिए कि आपने ये कंप्रेशन मेंबर बनाया तो इसके ऊपर कौन सा लोड आ रहा होगा। तो सर इसके ऊपर जो लोड आ रहा होगा ना वो कंप्रेसिव लोड आ रहा होगा। कौन सा लोड आ रहा होगा? कंप्रेसिव लोड आ रहा होगा। और इस कंप्रेसिव लोड के वजह से इस कंप्रेशन मेंबर में कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जरा बताइए कि ये कंप्रेशन मेंबर बनाए हैं तो इस एंड पर भी आपको सपोर्ट है और इस एंड पर भी आपको सपोर्ट है। तो बताइए यहाँ पे कि दोनों एंड पर कैसा सपोर्ट है। तो सर आप बोलोगे कि सर दोनों एंड पर फिक्स सपोर्ट है। ठीक है ना, हाँ। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, जब आपने ऊपर से जब लोड लगाओगे ना तो क्या होगा कि जब फिक्स सपोर्ट के कारण ये डायरेक्ट यहीं से बेंट नहीं करेगा, ये जो मेंबर है डायरेक्ट यहीं से बेंट नहीं करेगा, कुछ दूर जा करके और तब इसमें बेंडिंग इस तरह से स्टार्ट होगा। इस बेंडिंग को ही हम लोग बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं? बकलिंग। ठीक है ना, हाँ। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे आपने ऊपर से जब कंप्रेसिव लोड लगाए और लगाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हुआ। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? बेंडिंग स्टार्ट हुआ। नीचे में कहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हुआ? तो सर यहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हुआ। तो जिस पॉइंट से बेंडिंग स्टार्ट होता है ना उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। इसको बोलेंगे कॉन्ट्राफ्लेक्चर, नहीं दिखाई पड़ रहा, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। ठीक है ना, तो सर इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको भी बोलेंगे कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। ठीक है ना, हाँ। तो बड़ा आराम से देखिए कि यहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हुआ, जहाँ से बकलिंग स्टार्ट हुआ वहाँ उस पॉइंट को बोल रहे हैं कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। जहाँ से बकलिंग स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। ठीक है, हाँ। और ये दोनों कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये दोनों कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वही डिस्टेंस को, वही लेंथ को बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना, इतना ही दूर में कंप्रेशन का आपको प्रभाव देखने को मिला। और इफेक्टिव लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए नन का एल, स्मॉल एल इफेक्टिव से। एक्चुअल लेंथ को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ एल से। एक्चुअल लेंथ को एक और नाम क्या बोल रहे थे वो? अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है ना, हाँ। तो देख लीजिए कि एक बात थोड़ा सोचिए कि दोनों एंड अगर फिक्स था तो कुछ दूरी जा करके तब बेंट हुआ, लेकिन अगर एक एंड हिंज रहे और एक एंड फिक्स रहेगा तो ये वाला बेंडिंग कुछ और देखने को मिलेगा। अगर दोनों एंड हिंज होगा तो ये बेंडिंग देखने को कहीं और से मिलेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग एंड कंडीशन होने के बाद, अलग अलग एंड कंडीशन होने से आपको ये वाला बेंडिंग अलग अलग देखने को मिलेगा और उस स्थिति में आपको इफेक्टिव लेंथ भी अलग अलग देखने को मिलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको एक्चुअल लेंथ
और इंड कंडीशन के बेसिस पर ही हम लोग इफेक्टिव लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो तो एक्चुअल लेंथ कितना है और इंड कंडीशन क्या है उसी पर ना डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों तरफ फिक्स रहा तो यहाँ से कुछ दूरी आगे बढ़ के बेंड करेगा, अगर एक इंड फिक्स रहा दूसरा इंड हिंज रहा तो फिक्स वाला के तो कुछ आगे से बढ़ेगा, लेकिन जहाँ पे हिंज रहेगा वहीं से बेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ आपको समझ आया कि इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको अनसपोर्टेड लेंथ की ज़रूरत पड़ेगा, दूसरा आपके इंड कंडीशन क्या है उसको ज़रूरत पड़ेगा। आप इस चीज़ को टॉस में भी पढ़े होंगे और स्टील में भी पढ़ेंगे। जो स्टील में पढ़ेंगे वो आईएस कोड के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इंड कंडीशन कैसा रहने पर आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या क्या होगा। सबको एक टेबल के फॉर्म में समराइज करते हैं। पहले इफेक्टिव लेंथ का डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। ये दोनों कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ, ठीक। आ कह रहा है therefore it should derived from the actual length, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनसपोर्टेड लेंथ। क्या बोल रहे हैं? अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है ना। एंड इंड कंडीशन, उसकी इंड की कंडीशन क्या है, यानी इंड पर जो सपोर्ट दिया गया उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। दोनों बात को आप आराम से कॉपी करेंगे और अभी हम एक टेबल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं जब इंड कंडीशन अलग अलग होगा तब। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो कॉलम को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल मेंबर है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रट का, तो कॉपी कर लिए होंगे उम्मीद है। तो किसी भी टाइप्स के कंप्रेशन मेंबर का इंड कंडीशन के बेसिस पर इफेक्टिव लेंथ कैसे कैसे वेरी करता है उसको हम लोग आईएस कोड के अनुसार सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग कुछ टर्म आता है, ये जब पढ़ोगे लैंग्वेज तो उसमें कुछ कुछ जनरल वर्ड आता है जिसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। जब ये समझ आ जाएगा तब हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ करके इस डायग्राम को आसानी से ईजिली कवर कर लेंगे, ठीक। हाँ, सबसे पहले आता है कि रोटेशन, ठीक है ना, और उसके बाद आता है पोजीशन। ये दो चीज को समझना है। तो जरा बताइए कि ये दोनों यहाँ पे इंड, यहाँ पे इस इंड और इस इंड, दोनों इंड पर क्या देख रहे हैं? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। और जब कंप्रेसिव लोड आएगा तो क्या ये वाला सपोर्ट में कोई चेंजिंग होगा? नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस इंड पर क्या होगा? ना ही रोटेशन होगा और ना ही पोजीशन में चेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कंप्रेसिव लोड लगने के बाद ना ही रोटेशन होगा और ना ही पोजीशन में चेंजिंग होगा। यानी दोनों एंड में ना ही रोटेशन होगा और ना ही पोजीशन में चेंजिंग होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे बोलेंगे तो हिंज सपोर्ट लगाया गया है। कैसा सपोर्ट? हिंज सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट में क्या होता है? पोजीशन तो फिक्स रहेगा लेकिन रोटेशन होगा ना? तो यस सर होगा। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए तो यहाँ पे दोनों तरफ हिंज है, इसका मतलब दोनों तरफ पोजीशन तो फिक्स रहेगा लेकिन रोटेशन होगा, रोटेशन को रोक नहीं सकता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक साइड, एक इंड पर तो फिक्स है, इसका मतलब ना उस इंड पर रोटेशन होगा और ना ही पोजीशन चेंज होगा। लेकिन इस इंड पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे और लैंग्वेज पढ़ के हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू, एल इफेक्टिव की वैल्यू बताएंगे। तो देखिए कि अगर स्टार्टिंग में अगर बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक अनसपोर्टेड लेंथ, जिसको एक्चुअल लेंथ बोल रहे थे, यहाँ से यहाँ तक अगर अनसपोर्टेड लेंथ है कैपिटल एल, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव
होगा ना। तो देखिए कि इसके रिस्पेक्ट में, एक्चुअल लेंथ के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। तो सपोज करिए या तो उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। तो सपोज करिए के इंटू एल है, कितना है के इंटू एल, के की वैल्यू कितना है 0.65 इंटू एल। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू एल। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 1.0 इंटू एल। ठीक है, तो इसका मतलब हम बार बार इस चीज़ को समझा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ को बोल रहे हैं अनसपोर्टेड लेंथ। और जैसे ही आपने कंप्रेसिव लोड लगाया तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपकी ये बकल करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो ई वाला लेंथ से कितना कमा या कितना बढ़ा वो वैल्यू आपको कोड बताता है, और उसी को बोलते हैं के कोई कांस्टेंट है। तो एल इफेक्टिव बराबर के इंटू एल, याद रखिएगा। ठीक, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आपकी कोडल प्रोविज़न है। इस चीज़ को जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको 6 नंबर वाला न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाएगा, और याद रखना बड़ा आसान होगा। सबसे पहला कह रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन यानी दोनों तरफ पोजीशन को पकड़ ले रहेगा, बढ़िया से फिक्स रहेगा। एंड री स्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन नहीं होने देगा। कहाँ पे? तो एट बोथ इंड पर, ये हुई इंड पर और ये हुई इंड पर, दोनों इंड पर ये कंडीशन है। तो इस स्थिति में जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 0.65 इंटू एल होगा। एल क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, अगला कह रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड। दोनों इंड पर पोजीशन तो फिक्स है, बट री स्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड, इस इंड पर हिंज की वजह से रोटेशन होगा। तो इस कंडीशन में आपको इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो हो जाएगा ये वाला एल इफेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.80 इंटू एल। ठीक, आगे देखिए कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड, दोनों इंड पर आपको पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन हिंज की वजह से रोटेशन दोनों इंड पर होगा। लिखल है बट नोट री स्ट्रेन अगेन रोटेशन होने से रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंड पर हिंज लगा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में जो आपको इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो 1.0 इंटू एल। अगला कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड री स्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड। देखिए, तो इस इंड पर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन भी होगा और रोटेशन भी नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही से दिख रहा है पोजीशन चेंज है और यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखल है एंड अदर इंड री स्ट्रेन अगेन रोटेशन। अगर अदर इंड पर आपको रोटेशन होने नहीं दे रहा है, बट नोट हेल्ड इन पोजीशन, और वो पोजीशन में नहीं है, यहाँ था पोजीशन और यहाँ चला गया। तो उस स्थिति में जो आपको ये जो एल होगा, एल इफेक्टिव वो 1.2 टाइम्स इंटू एल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए तो बोलेंगे सर के इंटू एल जो हो जाएगा वो एल इफेक्टिव का जनरल फार्मूला हो जाएगा, और के की वैल्यू आपको डिफरेंट इंड कंडीशन के लिए अलग अलग होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक ये लगाओगे यहाँ पे इसको याद रखने के लिए कि सबसे पहले दोनों इंड फिक्स, उसके बाद एक इंड हिंज और एक इंड फिक्स, उसके बाद दोनों इंड हिंज, उसके बाद एक इंड फिक्स और अदर इंड फ्री। तो देखिए दोनों का इफेक्टिव लेंथ में क्या 0.65 इंटू एल, 0.80 इंटू एल, 1.00 इंटू एल और 1.2 इंटू एल। देख क्या रहा है कि अगर इसको गलती से 60 ऐसे ही मान ले, यानी 65 ही लेना है, लेकिन इसको बोल दे तो दो का डिफरेंस है, 0.22 का डिफरेंस है। इस चीज़ को आप केयर करके और नोट कॉपी में नोट कर लेंगे। और दो और बच गया, उसको अभी लिख देते हैं इरेज करके, इतना करेंगे फ्रेश कॉपी।
अब हम लोग अगला यानी 5 नंबर में देख लेते हैं। कह रहा कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन इंड, यानी इस इंड पर, एक इंड पर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है, यानी पोजीशन में तो है बट नोट रिएस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, मतलब ये यहाँ पे हिंज लग ले तो रोटेशन तो होवे नहीं करेगा, मतलब रोटेशन में रोक नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपने कंप्लीट किया। एट द अदर इंड रिएस्टेन अगेंस्ट रोटेशन, अदर इंड में रोटेशन नहीं होने देगा बट नोट हेल्ड इन पोजीशन, और उसकी पोजीशन में नहीं रहेगा, तब उस स्थिति में रहेगा 2/L। ठीक, आगे का लास्ट में कह रहा कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीअस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। देखिए तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन तो है और यहाँ पे फिक्स है तो रोटेशन भी नहीं होने देगा, तो दोनों बात यहाँ पे लिख दिया, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीअस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड। ठीक है ना। हाँ, और कह रहा है कि बट अदर इंड इज फ्री, और दूसरा इंड क्या है, फ्री है, मतलब रोटेशन भी करेगा और पोजीशन भी चेंज करेगा, तो ये दोनों ही स्थिति में आपको इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल या अनसपोर्टेड लेंथ के दुगना हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ को आपको ऑब्जेक्टिव लाइक याद करना है, और पहले वाला जो 4 गो स्टेटमेंट है वो आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यूज आएगा, क्लियर आपको स्टेटमेंट दिखेगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करने के लिए कुछ स्टेप सीखेंगे। ठीक, आज का क्लास इतना ही।